हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 वीडियो में हम 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 151 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस को। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 151 क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल इरोजन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार रिपीट हो चुका है, बेस लेवल इरोजन का कंसेप्ट। ठीक है, तो बेस लेवल इरोजन जो दिया था वो पॉवेल ने दिया था, जेडब्ल्यू पॉवेल ने दिया था। कब दिया था? 1875 में। तो कई बार रिपीट हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अपने माइंड में जरूर रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइडल वेदरिंग इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग बिकॉज स्ट्राइडल वेदरिंग occurs when water penetrate joints and dissolve the rock cementing material। तो स्ट्राइडल वेदरिंग जो होती है स्पेशली केमिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और स्ट्राइडल जो वेदरिंग होती है वो अकर्स होती है जब जो वाटर होता है रॉक के जॉइंट्स में घुस जाता है। ठीक है, और डिसॉल्व जो सीमेंटिंग रॉक होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। तो दोनों आपके स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोइंग एज ए शीट अक्रॉस ए लैंड सरफेस रनिंग वाटर पिक्स अप पार्टिकल्स एंड मूव्स देम डाउन स्लोप इनटू ए स्ट्रीम चैनल। मतलब जो फ्लोइंग वाटर होता है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को पिकअप करता है, उसको मूव कराता है किसमें, स्ट्रीम चैनल में। बिकॉज स्ट्रीम फ्लो ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेडिमेंट लोड डाउन स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रीम फ्लो जो होता है वो सभी तरीके के सेडिमेंट को डाउन स्ट्रीम में फ्लो कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट है सीट इरोजन का, तो मैंने आपको इरोजन वाले कंसेप्ट में पढ़ाया कि व्हाट इज सीट इरोजन। ठीक है, अगला है, विच प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इनमें से कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसके कारण जो है लोहे पर जंग लगती है? तो वो क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रिफर्स टू लेटरल एक्सपेंशन ऑफ वैलीज, स्प्रेड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मटेरियल। तो वेदरिंग का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मटेरियल। तो ये मैंने आपको जो वीडियो पढ़ाया है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाला, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगला है, विच टर्म इज यूज्ड बाय डब्ल्यू पैंक टू डिनोट वार्निंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे वार्निंग नहीं है, यहाँ ये गलत लिख रखा है, यहाँ पर आएगा आएगा वैनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको जो है पैंक साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ाई है, तो उसमें मैंने आपको बताया जो लास्ट स्टेज जो होती है, ठीक है, लैंडफॉर्म की, उसको हम क्या कहते हैं, वैनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म कहते हैं। और लास्ट वाली जो स्टेज है उसका इन्होंने एक और नाम दिया था जिसका नाम था एस्ट्रेजेंडे एंडविक्लुंग। ठीक है, तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप जाकर के पैंक साइकिल ऑफ इरोजन का वीडियो देखेंगे, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आपको पैंक साइकिल ऑफ इरोजन का वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी कई बार पूछी गई है, इस थ्योरी का नाम पूछा गया है बस कि किसने दी है। तो ध्यान रखना, जीके गिलबर्ट ने इस थ्योरी को दिया था। कई बार जीके भी याद ना रहे तो आप गिलबर्ट याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द टर्म पेनिप्लेन। देखो पेनिप्लेन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। साइकिल ऑफ इरोजन जब मैंने आपको पढ़ाई है, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, तो उसमें डब्ल्यू एम डेविस ने पेनिप्लेन का कंसेप्ट दिया था। जब आपका माउंटेन जो होता है वो इरोड होकर के फाइनली प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उन्होंने पेनिप्लेन कहा था। और डिटेल में समझना है तो वीडियो को जाकर के तुरंत देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपसे यही कहूंगा, पहले आप जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी के वीडियोस हैं मेरे सारे, उनको देखिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करिए। तो द टर्म पेनिप्लेन डिनोट्स a level surface formed in old stage of fluvial cycle। बिल्कुल सही बात है कि जो ओल्ड स्टेज में जो बनता है एक आपका लेवल सरफेस, उसको इन्होंने पेनिप्लेन कह दिया। फिर दूसरा है लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। तो विंड इरोजन में तो आपका पेनिप्लेन बनता ही नहीं है, वहां आपके क्या बनते हैं बताओ, नीचे कमेंट करके बताओगे कि विंड इरोजन में लास्ट में क्या बनता है आपका। ठीक है, अगला है लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय मैरीन इरोजन। तो मैरीन इरोजन भी आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय मीटिंग ऑफ ए फ्लडिंग पेन, ये भी गलत है आपका।
ए लेवल सरफेस फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। देखो एंड या ओल्ड एज, ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट होता है जो आपका ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल में बनता है, उसको उन्होंने पेनिप्लेन कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच इज दैट वेयर लैंड वाज ग्रेडेड टू इट्स सस्पेक्टेबिलिटी सॉइल इरोजन अंडर डिफरिंग फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये कह रहा है जो लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच ये बताती है कि लैंड कितनी सुटेबल है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे अलग अलग तरीके की फार्मिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, तो उस प्रोडक्शन के लिए, उस फार्मिंग के लिए वो सॉइल कितनी कैपेबल है, क्या वो जितना हम प्रोडक्शन उससे चाह रहे हैं उतना प्रोडक्शन देगी, क्या उसमें प्लांट की ग्रोथ हमारे अकॉर्डिंग हो पाएगी। तो उसमें क्या करते हैं हम ये चेक करते हैं कि वहाँ पे इरोजन की कैपेबिलिटी कितनी है या उसमें प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी कितनी है। तो उसी को हम कह देते हैं लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब कि लैंड कितनी कैपेबल है उस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ए तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। रीजन क्या है? बिकॉज द मोस्ट डिमांडिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वुड देयरफॉर कंसंट्रेट ऑन द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली ऑन द पूरेस्ट लैंड। देखो सेकंड स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या होता है, हम डिफरेंट तरीके की फार्मिंग फॉरेस्ट्रिंग करके हम ये पता करते हैं कि लैंड हमारी जो सॉइल है वो कितनी कैपेबल है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला। लेकिन ये जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसमें ये अलग स्टेटमेंट दे रहा है द मोस्ट डिमांडिंग सिस्टम प्रोडक्शन वुड देयरफॉर कंसंट्रेट ऑन द बेस्ट। जो हमारा मोस्ट डिमांडिंग जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारी जो लैंड है वो कितनी अच्छी है और कितनी हम उसको एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं, कितना उससे हम अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, एसर्शन का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है द कंसेप्ट ऑफ पेन प्लेन। देखो पेनी प्लेन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? वो आपका डेविस ने दिया था। द कंसेप्ट ऑफ पेन प्लेन, देखो एक तो होता है पेनी प्लेन और एक होता है पेन प्लेन, तो ये दोनों अलग हैं। तो पेन प्लेन जो दिया है वो आपका क्रिक मे ने दिया है, ध्यान रखना। कंसेप्ट ऑफ पेन प्लेन दिया है क्रिक मे ने और पेनी प्लेन दिया है डेविस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पेन प्लेन, देखो फिर से रिपीट हो गया तो क्रिक में। द कंसेप्ट ऑफ पैडी प्लेन, तो पैडी प्लेन किसने दिया? एलसी किंग ने। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई, एक तो हो गया पेनी प्लेन, किसने दिया है? डब्ल्यू एम डेविस ने। एक हो गया पेन प्लेन, किसने दिया? सी एच क्रिकमैन ने। और एक हो गया पैडी प्लेन, वो हो गया एलसी किंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म पेन प्लेन रिफर्स। तो पेन प्लेन होता क्या है? पेन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो फ्लड प्लेन के ज्वाइनिंग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद, तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन जो है फ्लूवियल साइकिल को कहते हैं, जो डब्ल्यू एम डेविस ने बताया था। सी एच क्रिक में वाइल डिसएग्रीइंग विद डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन विद द टर्म्स। देखो जो डेविस थे उन्होंने बताया था कि लास्ट में क्या बनता है? पेनी प्लेन बनता है। और जो क्रिक में थे उन्होंने बताया था लास्ट में क्या बनता है? पेन प्लेन बनता है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज द कंसेप्ट लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज। तो ये किसने कंसेप्ट दिया था कि जो हमारा लैंडस्केप होता है वो प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज का फंक्शन होता है? तो डब्ल्यू एम डेविस इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आंसर आपका गलत दे रखा है, ठीक है। अगला है सी एच क्रिक में वाइल डिसएग्रीइंग, तो वही वाला आ गया फिर से, तो इसका राइट आंसर पेन प्लेन है। तो कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द यूथफुल स्टेज ऑफ एन आइडियल नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है यूथफुल स्टेज का? तो यूथफुल स्टेज में आपका क्या क्या बनता है? सबसे पहला आपके, देखो मैंने क्या बताया था, रिवर कैप्चर होता है, पॉटहोल्स भी बनते हैं और गार्जेस भी बनती है, लेकिन लेवीज जो है आपका जो है डिपोजिशन वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो कास्ट साइकिल आपकी दी थी सिजिविक ने, और सीड फ्लड थ्योरी ऑफ पेडिमेंट जो आपका दिया था वो आपका दिया था मैगी ने। कंसेप्ट ऑफ पेडी प्लेन दिया था मैक्सन एंड एंडरसन ने। और ओरिजिन ऑफ नेचुरल ब्रिजेस इन कास्ट रीजन दिया था वुडवर्ड ने, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रिज जो बना है वो किसका बना है? वुड का बना है। तो इससे आप याद कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है
द टर्म पेनीप्लेन रिफर्स टू, तो पेनीप्लेन का मतलब क्या होता है? ए लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड स्टेज ऑफ फ्लूवियल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी गलत दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पेन प्लेन होता तब आपका ये आंसर होता ए प्लेन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पर पेनी प्लेन है, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द टू साइकिल ऑफ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कार्विंग्स वर प्रपोज्ड बाय, टू साइकिल थ्योरी ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ डेविस ने प्रपोज की है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद रिवर इरोजन, ठीक है, या फ्लूवियल, हम फ्लूवियल भी कह सकते हैं इसको। द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद रिवर इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस द रोल ऑफ द लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट। तो इनमें से कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लेटरल इरोजन पर जोर दिया है? किसके स्ट्रीम्स जो है लेटरल इरोजन करती हैं और इसके रोल पे जोर दिया है, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट। तो कौन कौन से मैंने आपको बताए भी थे, ध्यान रखना। पेज, ब्लैकवेल्डर एंड जॉनसन। तो इनको आप याद कर लो, रट लो। पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, ठीक है, इनको आपको रटना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्होंने लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम पर जोर दिया। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड डेविस टू डेवलप हिज कंसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। तो मोंटाना रीजन था, इस रीजन के जो एरिया थे इनको देख करके ही डेविस ने कंसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन को डेवलप किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ पेडिमेंट वाज फर्स्ट प्रपोनेटेड बाय एसी लॉसन। तो इनमें से कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ पेडिमेंट्स के बारे में एसी लॉसन ने दिया था। तो रिसेशन ऑफ माउंटेन फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन देखो अलग आ जाते हैं, तो उनको हमको हर एक चीज पढ़नी नहीं है, ठीक है। उन जो क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं तो उनको हमें नोट कर लेना है और आगे के लिए ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द रिवर वैलीज आर यूजुअली नैरो शेप्ड इन द यूथफुल स्टेज। बिल्कुल सही बात है, रिवर वैली जो होती है जो यूथफुल स्टेज में नैरो होती है, मैंने आपको पढ़ाया है डेविस साइकिल ऑफ इरोजन में। फिर तो कह रहा है कि पोर्ट होल ड्रिलिंग इज अ डोमिनेंट इरोजनल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन कटिंग ऑफ द रिवर वैली। बिल्कुल सही बात है, पोर्ट होल ड्रिलिंग जो होता है वो एक इरोजनल प्रोसेस होता है डाउन कटिंग ऑफ द रिवर वैली। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो नैरो होना होता है वो ड्यू टू द स्पीड ऑफ द रिवर्स के कारण होता है, ना कि पोर्ट होल ड्रिलिंग के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेक्स पॉसिबल द इरोजन ऑफ लैंडस्केप इज द सन। बिल्कुल सही बात है, जो सन से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो सन ही है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि सन से ही जो है सारी चीजें जो है सन से ही चलती है, क्योंकि जो आपका मेन सोर्स है एनर्जी का वो सन होता है, ठीक है। फिर कह रहा है, सोलर एनर्जी एवोपरेट सरफेस वाटर सम ऑफ विच सब्सिक्वेंटली फॉल्स एज रेन एंड स्नो ऑन हाई ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जो अल्टीमेट सोर्स है वो एनर्जी का सन है, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या करती है? वाटर को एवोपरेट करती है, वो ऊपर जाता है, ठंडा होकर के वो जो है रेन और वाटर के रूप और रेन ऑन स्नो के रूप में धरती पर गिरता है। अब देखो जो आपकी डेविस साइकिल ऑफ इरोजन थी, तो उसमें क्या रिवर आपका मेन इरोजनल एजेंट थी। रिवर कहाँ से आई? रिवर आई आपकी वाटर जो जब इवोपरेट हुआ तो बारिश हुई, बारिश से पानी आया। तो उसी तरीके से कहने का मतलब ये है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर कटिंग ऑफ बेस ऑफ सॉइल और रॉक लीड्स टू हेडवर्ड इरोजन इन ए स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, जो अंडर कटिंग होती है सॉइल की उसी से हमारा क्या होता है? हेडवर्ड इरोजन होता है किसी भी स्ट्रीम में, क्योंकि जब वाटर परकुलेट होकर जाता है सॉइल के अंदर, तभी जो है अंडर कटिंग पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज अंडर कटिंग नहीं होगी। तो अंडर कटिंग ऑफ रैंडल्स इज कॉज्ड बाय अंडरग्राउंड परकुलेशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों आपके स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एसोसिएटेड विद द क्रेटॉन्स। तो क्रेटॉन से कौन सी एसोसिएट होती है? ग्रेनाइट। कंसीडर द फॉलोइंग रॉक कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर लेयर्ड, ठीक है, दीज कंटेन्स फॉसिल्स, दीज आर ट्रांसपोर्टेड रॉक, दीज फाउंड बाई फॉर्म्ड इन वाटर बॉडीज। तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर रहा है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक आपकी लेयर्ड होती हैं, फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होकर के आती हैं, और जो आपकी ये फॉर्म होती है किसमें फॉर्म होती है? वाटर बॉडीज में। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ना कन्वर्जन दिखा रहा है। तो बेसाल्ट जो कन्वर्ट होता है वो सिस्ट में होता है, ग्रेनाइट होता है वो नीस में होता है, और आपका सैंडस्टोन जो होता है वो आपका क्वार्टजाइट में होता है, और शेल जो होता है वो आपका
स्लेट में होता है। तो आप देख सकते हो बी का है थर्ड, सॉरी ए का है थर्ड, तो ए का थर्ड आपका केवल डी में मिल रहा है, बाकी किसी में मिल नहीं रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और बी का आपका पहला हो जाएगा और सी का आपका दूसरा हो जाएगा सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट, और सेल का हो जाएगा स्लेट। ठीक है, ये आप कन्वर्जन आप ध्यान रखना। द मोस्ट अबंडेंट रॉक टाइप इन द अर्थ क्रस्ट इज, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है लगभग 75% एरिया कवर करती है। मोस्ट अबंडेंट रॉक टाइप इन द अर्थ क्रस्ट, फिर से ये आ गया, तो आपका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे आपका आंसर गलत दे रखा है, सी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा। विच इज इर्रेलेवेंट विद द रॉक कॉन्ग्लोमरेट, तो यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट से अलग है, तो ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूवियल, मेटामॉर्फिज्म या कंसोलिडेशन। तो जो कॉन्ग्लोमरेट जो होती है वो आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, और सेडिमेंट्री रॉक में आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और आपके फ्लूवियल मतलब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, जब वाटर के साथ जो है कई तरीके के पार्टिकल्स फ्लो होकर के आते हैं, तो फ्लो होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, और एक जगह आकर के कंसोलिडेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तभी आपकी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो लेकिन मेटामॉर्फिज्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म जो है इरोजन से बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इरोजन से आपका फ्योर्ड बनता है, फ्योर्ड आपका इरोजन से नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका हट जाएगा। ठीक है, ये आपका हट गया, क्योंकि फ्योर्ड जो है आपका इरोजन से नहीं बनता है। नेचुरल लेवीज भी इरोजन से नहीं बनते हैं। अगला देखो, प्लाया है, पिनेकल्स है, और आपका स्वेलो होल्स है। तो यहाँ पर ये कह सकते हो प्लाया आपका बनता है, पिनेकल भी बनता है, स्वेलो होल्स भी आपके इरोजन से बनते हैं। फिर देखो आपके एस्कर्स हैं, आउटवाश प्लेन है, ये आपके नहीं बनते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। ठीक है, और ए भी नहीं होगा। ठीक, सर्क है, स्टेग्लामाइट है, ये भी आपका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर केवल बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको ना पढ़ा चुका हूँ पहले से, मैंने आपके सभी सारे लैंडफॉर्म आपको पढ़ा दिए हैं। आपके जो है जैसे फ्योर्ड्स है, फ्योर्ड आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ठीक है, एस्कर्स भी आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, और आपके सर्क भी, ये सारे आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। लेकिन स्टेग्लेमेट आपका कास्ट टॉपोग्राफी वाला है। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन से इरोजनल है, कौन से डिपोजिशनल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लैंडफॉर्म और एजेंट्स, इनको मैच करना है। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मोनेडनॉक जो बनेगा वो बनेगा आपका रिवर से, और ब्लाइंड वैली आपकी बनेगी ग्राउंड वाटर से, और ड्रमलिन आपके बनेंगे ग्लेशियर से, और ज्यूजन बनेंगे आपके विंड से। तो ए का आपका थर्ड होगा, बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, और सी का आपका दूसरा हो जाएगा, और डी का आपका पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर दो यहाँ गलत दे रखा है। ठीक है, जो मैं आपको सही करा रहा ना उसको सही करते जाइए। यार्डंग्स क्या होते हैं, यार्डंग्स आर द क्रिएशन ऑफ इरोजन बाय एओलियन या विंड इरोजन का टाइप होते हैं। ठीक है, ज्यूजन है और आपका यार्डंग है, ये सब आपके किसके होते हैं, एओलियन के होते हैं, विंड के होते हैं। द फेनोमेना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड विद, जो विंड गैप की फेनोमेना है वो किससे एसोसिएट करती है, वो आपकी हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर से एसोसिएट करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ लोड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन ओशियंस। तो लोड मूवमेंट का जो तरीका है वो कौन कौन से मेथड्स हैं लोड मूवमेंट के। तो देखो आपका ट्रैक्शन है, हाँ ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन से आपका लोड मूवमेंट होता है ओशियंस में। देखो ओशन मतलब मरीन, मैंने आपको लैंडफॉर्म पढ़ाए थे तो मरीन में बताया था, एक तो ट्रैक्शन होता है, दूसरा उसके बाद में साल्टेशन भी होता है, और तीसरा आपका टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये मैंने आपको ना मरीन लैंडफॉर्म पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, तो जाकर के आप वो वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्हाट इज नोन एज फॉसिल वाटर, फॉसिल वाटर किसको कहते हैं, तो कॉनेट वाटर को हम क्या कहते हैं, फॉसिल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉनेट वाटर होता है ना, जैसे जो हमारे फॉसिल्स आते हैं ना, फॉसिल्स से सब संपर्क में आता है, तो उसके मिलने से जो वाटर बनता है ये आपका सलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो कॉनेट वाटर को हम फॉसिल वाटर भी कहते हैं। फ्योर्ड इज नॉट सुटेबल लोकेशन फॉर ए पोर्ट, बिल्कुल सही बात है। फ्योर्ड जो है पोर्ट के लिए अच्छी लोकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये आपका बर्फ में कभी कभी तो यहाँ पे ये पूरा फ्योर्ड जो है जम जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म है ये, तो यहाँ पे ग्लेशियर बन जाते हैं,
तो ये आपके जो है पोर्ट के लोकेशन के सुटेबल नहीं होती है, बिकॉज फ्योर्ड आर ड्रॉन ग्लेशिएटेड वैलीज। बिल्कुल सही बात है, विद नैरो डीप चैनल्स अलोंग द कोस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है मिसिसिपी। अब देखो टाइप्स ऑफ रिवर डेल्टा मैंने भी आपको पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे देखो जो आपकी मिसिसिपी रिवर है वो किस तरीके का डेल्टा बनाती है, तो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आपको पूछा गया है। गंगा आपका किस तरीके का डेल्टा बनाती है, तो गंगा आपका आर्क्वेट डेल्टा बनाती है, ठीक है। नर्मदा किस तरीके का डेल्टा बनाती है, नर्मदा आपकी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा आपका एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और टाइबर नदी जो है कस्पेट डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्क आर द लैंडफॉर्म ऑफ। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म या थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, किस टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, तो सर्क जो होते हैं वो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म जो आपके हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, जो आपके बिग लैंडफॉर्म है वो आपके फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है। अब उन पे क्या हुआ, जैसे अब फिर उसमें आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा आपके कई सारे लैंडफॉर्म बने, जैसे आपके माउंटेन्स बने, प्लेट्यूज बने उस पर, ठीक है। आपके माइनर लैंड फॉरेस्ट जो बने हैं वो आपके सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं। जब मतलब आपके कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बने थे वो आपके फर्स्ट ऑर्डर थे, सबसे पहले वही बने। उसके ऊपर फिर आपके इरोजन के द्वारा कई सारी चीज़ें बनी, जैसे आपके प्लेट्यू बन गए, माउंटेन्स बन गए। जो जो लैंडफॉर्म इरोजन के द्वारा बने वो आपके सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म हो जाएंगे, और जो आपके डिपोजिशन के द्वारा बने वो आपके थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सर्क क्या है, एक डिपोजिशन के द्वारा बनता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। तो प्लाया, पिनेकल्स एंड पॉटहोल्स, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। तो प्लाया जो होता है वो फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका प्लाया हो जाएगा। फिर पिनेकल्स जो होता है आपका कास्ट वाला होता है, ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। पॉटहोल्स जो होता है वो आपका रिवर वाला होता है, ठीक है। तो आप जाकर के वीडियो देखिए, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड अपलैंड शोर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड अपलैंड शोर, ठीक है। सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड एज लॉन्ग elongated ridges oriented at right angles to the wind direction, जो विंड के राइट एंगल पे होते हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। ये मैं ड्यून्स आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाकर के चेक करिए, जो मैंने जब आपको विंड इरोजन पढ़ाया है ना, विंड लैंडफॉर्म जो पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं ये। तो जो राइट एंगल पे होते हैं वो आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म डिफर्स फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो रैपिड्स आपका इरोजनल होता है, एस्कारपमेंट भी आपके इरोजनल होते हैं, और क्रशर भी आपके इरोजनल होते हैं। लेकिन ड्रिप स्टोन जो होता है आपका कास्ट टोपोग्राफी में ये डिपोजिशनल फीचर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोरेन्स। मोरेन्स किसका होता है, तो आपको पता होगा मोरेन्स ग्लेशियर से बनते हैं, ठीक है। लोएस आपके विंड से बनते हैं। ड्रिप स्टोन आपका किससे बनता है, अंडरग्राउंड वाटर से बनता है। सिल्ट आपका रिवर से बनता है। तो मोरेन्स का तो ए का सेकंड किससे होगा, ए का सेकंड यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे मैच कर लो खुद से। ए का क्या है, सेकंड है। लोएस्ट जो है विंड है का है, सिल्ट रिवर का है, और ड्रिप स्टोन्स आपके अंडरग्राउंड वाटर के हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर दिया नहीं है, तो हो सकता है गलत आंसर हो, ठीक। अगला है लैंडफॉर्म्स जो है इधर है एजेंट ऑफ डेनुडेशन। तो मोनेटनॉक, अगेन मैंने आपको बताया मोनेटनॉक जो बनेगा वो रिवर के द्वारा बनेगा। और ब्लाइंड वैली किसके द्वारा बनती है, ब्लाउंड वैली बनती है ग्राउंड वाटर के द्वारा। ड्रमलिन जो बनता है, ड्रमलिन आपका बनेगा ग्लेशियर के द्वारा, और ड्राई किटेंस बनेंगे आपके विंड के द्वारा। तो आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपके 151 से 200 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगेन अगला वीडियो जो होगा 201 से 250 तक के क्वेश्चंस को होगा। फिर अगेन मेरे पास अभी जियोमॉर्फोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आपके लगभग मेरे पास 200 क्वेश्चंस और हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। तो इतने मैं क्वेश्चंस करा दूंगा ना जियोमॉर्फोलॉजी के, तो एक भी क्वेश्चन अगर आप इन्हीं को पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, ठीक है। तो बस करना क्या है, जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाया है ना, इसकी थ्योरी जो पढ़ाई है जियोमॉर्फोलॉजी की, उस थ्योरी को पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को लगाइए, फिर आपको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन लगाते टाइम, और आप उन क्वेश्चंस को कर भी पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।